हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था हमने लास्ट वीक। आज हम करेंगे इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये श्योरिटी के साथ आपको हर बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो आज की ये एक्सरसाइज जो है वो इनफ है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखने के बाद मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से और बिना मिस्टेक के अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स और इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो बेसिकली हमें पहले इक्वेशन को पढ़कर हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उनको सॉल्व करना है और फिर ग्राफ पर पुट करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है स्टेटमेंट को रीड करना और लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना। तो देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys. तो सबसे पहले क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। तो पहले हमें ये नहीं पता कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज़ x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन हुए हैं। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है, 10 गिवन है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। सो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी हैं, y इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन मतलब 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज क्या है, x। ठीक है, तो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। आप चाहे तो इसको ठीक कर सकते हैं बट इसमें तो ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर ग्राफ पे पुट करके इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है, पॉइंट्स पुट किए हैं मैंने, रिस्पेक्टिव x की 3 मिनिमम वैल्यूज पुट की हैं और 3 y की वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पर, और सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यूज पुट की हैं और y की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। आप जौन सी मर्जी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लॉट करते हैं और सोल्यूशन निकालेंगे इसका। सबसे पहला पॉइंट है 5,5, सो वी विल पुट 5,5। सो हियर इज द 5,5। देन 4,6, 4 ये है और 6 हमारा ये है। देन वी हैव 3,7, 3,7। सो वी हैव दीज 3 पॉइंट्स, जॉइन दिस। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई। सेकंड के लिए 3,7 ये सेम पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद 4,8, 4,8 है यहाँ पर, ये रहा, और हमारा 2,6, तो 2 ये रहा और 6 हमारा ये रहा। तो इस तरह से ये दूसरे इक्वेशन की लाइन बनेगी, ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है। रेड कलर की फर्स्ट वाले की है, ब्लू कलर की दूसरे वाले की है। सो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये 3,7 पॉइंट पे कर रहा है। सो 3,7 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है 7। सो आंसर क्या है हमारा, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, 3 नंबर ऑफ बॉयज हैं, और कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, y इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। पहली बात तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पेंसिल और पेन, और तीसरी चीज़ है यहाँ पर कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल नहीं पता, x मान लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन नहीं पता, y मान लो, क्योंकि यही हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, यहाँ पर अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो, कितनी पेंसिल्स हैं, 5। सो 5 पेंसिल्स मतलब 5x प्लस 7 पेन्स मतलब 7y, कितने टोटल कॉस्ट कर रहे हैं, ₹50। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 7x, 7 पेंसिल्स थी, 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल टू कितने हो गए, 46। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की हैं क्योंकि इक्वेशंस बड़ी थी, तो 2 से ही हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू मैंने 10 पुट करी क्योंकि मुझे पता था यहाँ 5 को 10 से करूँगी तो 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस 50 0 है ना, तो 0 डिवाइड बाय 7 0 ही आ जाएगा, तो 10 पुट करने पे 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू 3 पुट करी तो 5 3 जा कितना हो गया 15, उधर जाके माइनस करके कितना आया 35, तो ये y की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि 7 से 35 डिवाइड हो गया है ना, 35 सॉरी 7 से डिवाइड हो गया है ना, तो ये आ गई 3 और 5। अब यहाँ पर 8 वैल्यू पुट करी दूसरी इक्वेशन में, तो 7 8 जा 56 हो गया, 46 माइनस 56 माइनस 10 हो गया, तो y की वैल्यू -2 आ गई। और दूसरी बार मैंने यही सेम वैल्यू पुट करके देखी, x 3 पुट करोगे तो y आपका 5 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब प्लॉटिंग करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x 10 है, सो यहाँ पर हम पहले x को 10 तक बना लेते हैं, ठीक है, ये आ गया x 10 तक, ठीक है, तो ये आ गया 10,0 तो यही पॉइंट होगा। देन 3,5 ये 3 है और ये हमारा 5 है, ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है उसकी ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो चाहे तो आप इसके ऊपर ये लिख सकते हैं 5x + 7y = 50, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। 8, -2 ये है हमारा 8 पॉजिटिव का और -2 y का, सो ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 3,5, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, सो वी विल जॉइन दिस विद दिस पॉइंट, है ना, तो ये इसको इस यहाँ पर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। दूसरी इक्वेशन क्या थी 7x + 5y = 46, सो ये 3,5 पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आंसर क्या हुआ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, तो वो हो गया 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया ₹5। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कंपेयर करनी है रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें बताना है कंपेयर करने के बाद वो किस तरह की हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो उस केस में आपके पास पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो इस टेबल को आपको याद रखना है एवरी टाइम जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो सबसे पहले जो भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए। इन तीनों क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि राइट साइड में हर बार 0 ही दिया हुआ है। सबसे पहले A1 की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9 आ गई। अब हमने क्या करना है A1/A2 निकालना है, यानी कि 5/7 हो गया और साथ में निकाला B1/B2 -4/6, है ना। इसकी चाहे कटिंग करके देख लो, -2/3 आ गया। अब तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो पहले केस में पहला को लगेगा हमारा, तो इस केस में कौन सी लाइंस बनेंगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी ऐसी इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो ये देखते ही हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए भी सेम करा मैंने, A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। अब सबसे पहले निकालो A1/A2, क्या आएगा 9/18, कितना हो गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आ गया B1/B2, B1/B2 मतलब 3/6, वो भी कितना हो गया 1/2। अब C1/C2 के लिए चेक करेंगे, C1/C2 ये हो गया 12/24, ये भी हो गया 1/2। तो इस तीनों में हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज इक्वल टू C1/C2 है, तीनों बराबर हैं। सो कैसी लाइंस हैं इस केस में, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, राइट। थर्ड पार्ट है, चेक करो, निकालेंगे A1/A2 यानी कि 6/2 यानी कि 3/1 हो गया।
नेक्स्ट B1/B2 निकालेंगे, -3/-1 तो आ गया पॉजिटिव का 3, ठीक है, मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो ये बराबर हैं। तो C1/C2 के लिए हम क्या करेंगे, 10/9। अब यहाँ पर ये C1/C2 के इक्वल नहीं हुआ, सो यहाँ पर केस कैसा बन रहा है, ये दोनों तो बराबर हैं बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कैसी लाइंस हैं यहाँ पर, पैरेलल लाइंस हैं। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी हमें उसी टेबल को रेफर करना है, उस टेबल को एक बार दोबारा देखते हैं। उस टेबल में आप चेक करो, आपने अभी तक क्या करा, सिर्फ बताया पैरेलल लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट ईच अदर, है ना, तो वो मिलती नहीं है, तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है। तो वही केस है जिसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पर देखो, फिर से हमें कंपेयर करनी है रेशियोज और बताना है लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो पैरेलल लाइंस के ही केस में सिर्फ इनकंसिस्टेंट मिलेंगी, बट प्रोसेस तो हमें पूरा ही करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशंस चेक करो, मैंने क्या कहा था, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो बना लेते हैं। बनाना कैसे है कि बेसिकली हमें ये क्या करना है, इस 5 को लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ऐसे ही इस 7 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। बन गया राइट हैंड साइड पे 0। तो फर्स्ट स्टेप इसमें एक एक्स्ट्रा था जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में A1 की वैल्यू 3 होगी, B1 की वैल्यू 2 होगी, C1 की वैल्यू -5 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -7। ये तो सिंपल है। सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे, सो वी विल गेट 3/2, B1/B2 2/-3। देखो फर्स्ट में ही सेम नहीं आ रहा है, सो यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कैसी लाइंस है यहाँ पर, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट इस क्वेश्चन में हमें लाइंस नहीं बतानी थी, सोल्यूशन बताना था कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है। तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल सिमिलर वे से करना है। पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड पे 0 बनाया, इस 8 और इस 9 को मैंने लेफ्ट साइड पे लेके आए। ये चेक करा, A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया, C1/C2 8/9 आया। तो इस केस में किस तरह की लाइंस बनेंगी, हमारे पास पैरेलल लाइंस बनेगी, है ना। यही सिचुएशन होती है, टेबल में चेक कर सकते हो। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट अगर फ्रैक्शनल फॉर्म है तो डोंट वरी, A1 की वैल्यू 3/2 हो गई, B1 की वैल्यू 5/3 होगी और C1 की वैल्यू -7। इसमें A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14। सेम तरीके से चेक करना है, A1/A2 सो 3/2, ये हो गया 9/1, तो ये रेसिप्रोकल होके 1/9 हो जाएगा। 3 से 9 कैंसिल हुआ, 1/6 आ गया। A1/A2 1/6 आ गया। ऐसे ही B1/B2 5/3 है, -10/1 हो गया, रेसिप्रोकल होके 1/-10 बन गया। ये कटिंग हो गई, -1/6 आ गया। तो यहाँ पर पहले केस में A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। चाहे हमारे नंबर सेम है बट साइंस तो डिफरेंट है ना, सो बराबर नहीं है। सो यहाँ पर कौन सी केस बना, जैसा हमारा फर्स्ट केस था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन बनेगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन बनेगा। सिर्फ जब पैरेलल लाइंस बनेंगी तब हमारा सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। अगले पार्ट्स पर करते हैं ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो सके। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट चेक करो। सबसे पहले क्या करा, राइट साइड पे 0 बनाया, इस 11 को लेफ्ट साइड पे ले गए। यहाँ -22 था तो +22 हो गया, इधर आगे वैल्यूज निकाली हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है A1/A2, करें 5/-10 कितना हो गया, -1/2, ठीक है। B1/B2, B1/B2 का मतलब -3/6 यानी कि -1/2, दोनों तो आ गए बराबर। C1/C2 चेक करो, -11/22 दैट इज -1/2। सो यहाँ इस केस में तीनों क्या हैं, इक्वल हैं,
ठीक है। अब तीनों इक्वल्स जब होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस वाले केस में हमारा सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका 4/3x + 2y, 8 को इधर ले आए -8 हो गया, इस साइड भी -12 = 0 हो गया। वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं, a1/a2, a1/a2 का मतलब 4/3 / 2, यानी कि 2/1 होता ही है, तो 1/2 हो जाएगा। सो कटिंग करके हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2/3, राइट। देन अगेन b1/b2 2/3, तो दोनों तो इक्वल हैं। c1/c2 चेक करो, -8 / -12, -8 / -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल पे कैंसिल करो, 4 2 = 8, 4 3 = 12, सो 2/3। तो इस केस में भी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। सो सोल्यूशन कैसा है, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमें लीनियर इक्वेशंस बतानी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सेम है सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। और फिर अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ पे पुट करके सोल्यूशन निकाला था ना, वैसे हमने करना है। मतलब कॉम्बिनेशन है पहले 3 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट साइड पे 0 बनाना। सो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, -10 हो गया, ये -5 हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप, a1 की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि इसके आगे 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 हो गई, इसके आगे भी 1 है, और c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई। इधर a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। थर्ड स्टेप हमारा होता है a1/a2 की वैल्यू कैलकुलेट करना, 1/2 हो गया। देन b1/b2 1/2 हो गया। देन c1/c2 -5/-10 यानी कि 1/2 हो गया। सो इस केस में तीनों कैसे हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो हेयर देयर विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर बनेंगी ये लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और हमारा ये सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। तो पहले पार्ट का पहला आंसर हो गया हमारा कंसिस्टेंट है ये सोल्यूशन। अब अगर कंसिस्टेंट है तो कैसे ऑब्टेन करना है इसको ग्राफिकली, तो अब हम दोनों इक्वेशंस में 2-2 वैल्यूज पुट करते हैं और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो चेक करो मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 3 आ गई। आप जौन सी मर्जी वैल्यूज पुट कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता कि यही वैल्यूज आपको पुट डाउन करनी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। देन x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करी तो ये फैक्टर 0 हो गया, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी बन रही है, 3 बन रही है। सो यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 0,5, 0,0 और 5 मतलब ये y का 5 है, यहाँ पुट हो गया। देन 2,3, 2,3 ये इस तरह से, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये पहली इक्वेशन की बन गई x + y = 5। अब दूसरे के पॉइंट देखो 0, 5, 2, 3 वही पॉइंट्स हैं सेम, ठीक है, इसी के ऊपर प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, है ना। तो ये देखो कैसा सोल्यूशन निकला था इसका, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस की सेम ही लाइन है, तो ये हम यहाँ पर इधर इस साइड पे दूसरी इक्वेशन का भी नाम लिख देंगे और हमारा सोल्यूशन ये है। तो नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर से क्या करा, राइट हैंड साइड पे 0 बनाया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज कैलकुलेट करी। सो a1/a2 कितना आया, 1/3, b1/b2 कितना आया, -1/-3 यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। देन वी हैव c1/c2 यानी कि -8/-16, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि इस केस में a1 a/a2 तो b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस के केस में कभी भी हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं होता है। सो सोल्यूशन इज
इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में उसे हमने ये नहीं बोला कि ग्राफिकली सोल्यूशन ऑब्टेन करो, क्योंकि उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन होता है इस केस में। तो ये आंसर है इसका, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 ही है, तो हमें फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा A1 B1 C1 की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो यहाँ से A1/A2 मतलब 2/4 हो गया, यानी कि 1/2। देन अगेन B1/B2 1/-2 हो गया, सो हमारा 1/-2। यहाँ पर देखो A1/A2 जो है वो B1/B2 के ही बराबर नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो C1/C2 भी चेक कर सकते हो, बट हमें यहीं से पता चल गया। तो इस केस में कैसी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और दूसरी चीज़, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कैसा सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। अब जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस निकलेंगी ग्राफ पर। तो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, इनके 2-2 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनती हैं। सो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने 2-2 पुट करे हैं। x = 0 पुट करोगे तो y 6 आ जाएगा, ठीक है। x को 2 पुट करोगे तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, उधर जाके माइनस होके 2 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू पुट करने पे 2 आ रहा है। सो ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके भी ऐसे करें, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू -2 आ गई, x को 2 पुट करने पे y की वैल्यू भी 2 आ रही है, ठीक है। तो प्लॉट करके देखते हैं। 0,6 मतलब हो गया y का 6, यानी कि ये पॉइंट। 2,2 ये है और 2y का ये है, ये पॉइंट हो गया। सो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + y - 6 = 0, इस तरह से दे रखी थी ना। अब इसके बाद 0,-2 मतलब y का -2 ये रहा, और दूसरा पॉइंट सेम है 2,2, तो ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ज्वाइन हो जाएगी ये वाली लाइन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन है, ये हमने लिख दी। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर 2,2 है इसका सोल्यूशन। और कैसी लाइंस है, देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना 2,2 पे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे 0 है, तो नो नीड टू डू फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू -2, राइट। देन A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4, C2 की वैल्यू -5। चेक करो, A1/A2 कितना हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 यानी कि -2/-4 यानी कि 1/2। एंड लास्ट इज C1/C2 -2/-5, ये आ गया 2/5। तो यानी कि इस केस में बना है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो ये कैसा केस है, पैरेलल लाइंस वाला केस है। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लस एक और बात कहूँगी, ये हमेशा आपको एग्जाम पेपर्स में किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, तो ये टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट गिवन है पहले क्वेश्चन की तरह। हमें 2 इक्वेशंस बनानी है और इनका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल शेप का है, ये देखो रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ। अब ये विड्थ क्या है, इसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ब्रेथ और लेंथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो 36 मीटर, यानी कि क्या है, डायमेंशंस हमें पता करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेंथ मान लो x मीटर है, ब्रेथ या विड्थ क्या है आपकी y मीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तो बहुत अच्छे से पता होगा सभी को, क्या होता है 2 × x + y, है ना। तो ये होता है, हमें क्या गिवन था, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर का मतलब है x + y, है ना। तो क्योंकि फुल पैरामीटर 2 × x + y होता है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हाफ पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर कितना गिवन था, 36 मीटर था, क्योंकि ये लाइन कनेक्टेड थी हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से, वो है 36 मीटर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन रहा है,
x प्लस वाई जो है वो 36 के बराबर है। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम इस लाइन से बनाएंगे, ठीक है। लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ क्या है आपकी x, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, मतलब 4 मीटर मोर देन 4 प्लस इट्स ब्रेथ, इट्स ब्रेथ का मतलब है y, ठीक है। तो ये है हमारी दो इक्वेशंस। अब इनके हम दो वैल्यूज पुट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करके हम इनका सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दो वैल्यूज पुट करी हैं। देखो तो x प्लस वाई था 36, अब y की वैल्यू में या x की वैल्यू में 0 या अगर 1 पुट करूँगी तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी 36 दूसरी वाली, है ना, प्लॉटिंग में डिफिकल्टी आएगी। सो बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। x अगर 20 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। अगर x की वैल्यू 24 पुट करती हूँ, 2 का आप 4 के मल्टीपल्स पुट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। x का वैल्यू 24 पुट करा तो y की वैल्यू 12 आ गई। सिमिलर वे से यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, y की वैल्यूज़, क्योंकि इस साइड पे मुझे चेंज करना पड़ना था, क्योंकि अगर मैं x की पुट कर दी तो ये 4 को इधर लेकर आना पड़ना था। वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पर समझदारी इसी में है कि y की वैल्यू डाल लो। y की वैल्यू आप 16 डालोगे तो x की वैल्यू 20 बन रही है, y की वैल्यू 8 डालोगे तो आप x की वैल्यू 12 बन रही है। सो प्लॉट करके देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, 20,16, सो ये x का 20 है और ये हमारा y का 16 है। 20,16, 24,12 है, तो ये 24 एक और ले लेते हैं, 24 और ये आ गया आपका 12 इसका, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। दूसरा क्या है, 20,16, ये सेम पॉइंट है, ठीक है, और 12,8, ये 12 है और ये हमारा 8 है। तो ये इस तरह से अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, 20,16, यानी कि हमारी क्या है, लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेथ क्या है हमारी 16 मीटर है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन खुद से लिखनी है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट, उनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बननी चाहिए, मतलब पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए और दूसरे केस में पैरेलल लाइंस और तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। दूसरी इक्वेशन आपने खुद से लिखनी है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट या पर्सन टू पर्सन ये आंसर हमेशा वेरी करेगा, कभी भी इसका आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि कोई बच्चा कैसे सोच सकता है, कोई बच्चा कैसे सोच सकता है, तो पहली लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें ये याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें क्या करना होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब दूसरी इक्वेशन मुझे ऐसे सोचनी है जिसका a1/a2 निकाल लूँ तो b1/b2 निकाल लूँ, वो दोनों बराबर ना आए। तो ये इक्वेशन है 2x + 3y - 8, तो इसको ले लो आप 4x ले लो, ठीक है, इसको ले लो आप 9y, इसको आप कुछ भी ले लो, -12 या -16 ले लो, ठीक है, या फिर आप 18 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पर जब आप a1/a2 निकालोगे तो ये 2/4 1/2 होगा। दूसरी इक्वेशन के लिए b1/b2 3/9 होगा, 1/3 आ जाएगा। सो यहाँ से देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो देखो ये इक्वेशन आपने खुद से ही एज्यूम करनी है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बनना चाहिए। दूसरे केस में पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहली इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, हमें ये बनाना है। अब बनाने के लिए दूसरी इक्वेशन का ये 4x ले लो, ये ले लो आप 6y ले लो, ताकि ये 2/4 1/2 हो जाए, 3/6 भी 1/2 हो जाए। ये नहीं इतना बनना चाहिए, तो 9 ले लो, ठीक है। अब अगर आप a1/a2 निकालोगे तो 2/4 1/2 बन रहा है, b1/b2 निकालोगे तो 3/6 बन रहा है 1/2, और c1/c2 निकाल रहे हो तो -8/-9 बनेगा, यानी कि 8/9 बनेगा। तो देखो यहाँ पर वही सेम कंडीशन आ गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ चुकी है, तो ये बन गई आपकी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन। नेक्स्ट आ गया कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमें क्या बनाना होता है कि ये तीनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए,
ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 4x ले लो, यहाँ पर 6y ले लो, यहाँ पर आप ले लो 16 ले लो। अब निकालो a1/a2, जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालोगे तो 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। जब c1/c2 निकालोगे -8/-16 कितना आ जाएगा, 1/2। हो गए तीनों बराबर। तो इस तरह से आपको ये सिर्फ अजम्पशन करनी है कि ये इस तरह से इसका आंसर आपको निकालना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एंड देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं इक्वेशंस के, तो इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। सिंपल है, आप x या y में से किसी एक की वैल्यू पुट करके दूसरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो तीन मिनिमम वैल्यूज मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं। अब इनको मैं ग्राफ पे पुट करूंगी और यहाँ पर जब पुट करूंगी तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं और उस ट्रायंगल रीजन को हमें शेड करना है। तो सबसे पहले पुट करूंगी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स 0,1। सो 0,1 हमारा ये रहा। देन वी हैव 2,3 ये रहा। देन 4,5 ये 4 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, तो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम करेंगे। 4,0 तो ये पॉइंट है, 2,3 हमारा ये वाला पॉइंट है और 0,6 मतलब ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये मेरी बन गई है सेकेंड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अब ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ये इस तरह से मैंने इसको ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है, तो ये मेरा बन गया है ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगुलर रीजन है। अब इसके हमें क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। सो वर्टिसेस देख सकते हो आप क्या क्या है। ये वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पर, 1 2 3। सो इसके वर्टिसेस हैं 2,3। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 4,0 और ये कौन सा पॉइंट है, -1,0। तो ये है इस क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव आंसर।